हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 16 मई और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 16 मई 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए आए हो अगर तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। शुरुआत करेंगे हम लोग कल के रिवीजन से। कल हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी थी उसका रिवीजन करेंगे, फिर इसके बाद आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि नासा ने दोस्तों चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की घोषणा की हुई है। ईरान के चाबहार बंदरगाह को 10 सालों के लिए लीज पर ले लिया है भारत ने। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के नए अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन होंगे। और सुल्तान अजलान हॉकी कप पहली बार जीत लिया है जापान ने। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए अमन सहरावत। और भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है चाइना। एक बार फिर से भारतीय साहित्य की 3 रचनाओं को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया। ये तीनों रचनाएं श्री रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकन था। और नीदरलैंड में आयोजित हुई विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी में भारत ने अपना पहला मंडप स्थापित किया। कनाडा के प्रतिष्ठित मैकगिल यूनिवर्सिटी की मानद डॉक्टरेट पद से सम्मानित किया गई डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी का निधन हो गया है। ये बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम थे। ये टॉप 10 करंट अफेयर का क्वेश्चन था कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है रिवीजन। अब हम लोग आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं एमजीटी ऐप डाउनलोड करके रखिए। वहीं पर इस वीडियो की क्विज और फ्री में पीडीएफ आपको दी जाती है। वहां से आप डिटेल पीडीएफ ये डाउनलोड कर पाओगे। हर प्रकार की डेली, वीकली, मंथली सब पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री में। पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल फैमिली डे दोस्तों प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 15 मई को। तो इस बार भी 15 मई को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिलीज। फैमिलीज आर इंपॉर्टेंट, परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। इस महत्व को बताने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1994 में ऑफिशियल रूप से अनाउंस किया इस दिवस को 15 मई को, तब से ये मनाया जाता है। दोस्तों परिवार जो है बहुत मायने रखते हैं। आप बहुत सारी चुनौतियों में देखते हो, जब कोई साथ नहीं खड़ा रहता है तो फैमिली वहां पर आपके साथ में आती है, बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए या कहें कि लाभ के लिए। आपका भी कर्तव्य बनता है तो अपने फैमिली का ख्याल रखें, हमेशा आप फैमिली को सपोर्ट करो। फैमिलीज आर इंपॉर्टेंट। इस बार की थीम है फैमिली एंड क्लाइमेट चेंज। चलिए अगला यहाँ पर प्रमुख दिवस है मई महीने के अभी तक आए हुए, उनका रिवीजन करेंगे। 1 मई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया, साथ ही साथ गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस और 7 मई को ही इस बार विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया, क्योंकि ये फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई मंथ होता है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 11 मई को ही विश्व प्रवासी पक्षी दिवस इस बार मनाया गया, क्योंकि ये सेकेंड सैटरडे ऑफ मई एंड अक्टूबर को मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। अगला, किस राज्य की सेला सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता प्राप्त हुई? तो दोस्तों सेला सुरंग, जिसका अभी मार्च में उद्घाटन किया था पीएम मोदी ने, ये भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई है इसे। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ये सुरंग। और इसको अभी हाल ही में इंग्लैंड का एक इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर, तो उसके द्वारा इसे ऑफिशियल तरीके से देश की सबसे ऊंची, भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। यहाँ पर भी आप आर्टिकल देख पाओगे। सेला टनल जो है ये रिकॉग्नाइज्ड एज द इंडियाज हाईएस्ट टनल बाय इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर। ओके, अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बनाया हुआ है। तो ये 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अब आप सोचो 13,000 फीट की ऊंचाई पर वो टनल स्थित है। 2.598 किलोमीटर लंबी है ये तेजपुर को तवांग से जोड़ती है। और पीएम मोदी ने 9 मार्च को अरुणाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया था। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा ये विश्व की सबसे लंबी ट्विन लेन सुरंग है। सबसे लंबी ट्विन लेन सुरंग, डबल लेन की, ठीक है। सेला सुरंग नाम है इसका। ये पूछा जाएगा आपसे कि कहां पर है ये। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश आपको मैप में यहाँ पर दिख जाएगा, सबसे पूर्वोत्तर राज्य है ये। ईटानगर राजधानी है। और यहाँ पर झील की अगर बात करें संगेस्तर झील है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर कमलांग टाइगर रिजर्व है, पक्के टाइगर रिजर्व है। पक्के पागा हार्निवल फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है। मैंने आपको बताया है अभी लाइव क्लास में, पक्के पागा हार्निवल फेस्टिवल, ठीक है ना। अगर सिर्फ हार्निवल पूछा जाए तब आप नागालैंड बताएंगे, लेकिन पक्के पागा हार्निवल पूछा जाए तो आप अरुणाचल प्रदेश बताएंगे। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। इसके अलावा बुइया छालो प्रमुख लोक नृत्य हैं। 3 दर्रा याद रखना, बोमडिला, यांग्याप और दिफू, ये तीनों दर्रा पूछा गया है एग्जाम में।
पेमा खांडू बीजेपी पार्टी से यहाँ सीएम हैं और केवल त्रिविक्रम पटनायक जी यहाँ के गवर्नर हैं। 27 जिले हैं, विधानसभा में 60 सीटें, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट यहाँ से जाती है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर के भी पॉइंट मैं आपके लिए लाया हूँ, उनको भी रिवाइज कर लेंगे। जैसे चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों के नाम बदले, भारत ने पुरजोर विरोध भी किया। देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र यहाँ पर शुरू किया गया। सेला टनल का उद्घाटन किया गया, ये देखिए सेला टनल ही अभी यहाँ पर आई हुई है, मैंने बताया था अभी आपको। बिचोम को राज्य का 27वां जिला बनाया गया है और हर घर जिला योजना में 100% संतृप्ति हासिल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का 10वां राज्य बना था। विशेष बाघ संरक्षण बल की स्थापना के लिए इसने केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी थी, वो मिल गई है। अगला, हाल ही में टीसीएस ने किस देश में ग्लोबल एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का अनावरण किया? टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। इसने अभी हाल ही में फ्रांस की राजधानी पेरिस में ग्लोबल एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का अनावरण किया है। यहां पर देखिए आर्टिकल है टीसीएस टू सेटअप ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्रांस। तो ये ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर स्थापित कर रहा है, कहां पर? पेरिस, फ्रांस में। और इमैनुअल मैक्रॉन जो कि वहां के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अभी हाल ही में चूज फ्रांस समिट के दौरान इसकी घोषणा की है। ओके, अब देखो टीसीएस जो है इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। सीईओ हैं के कृतिवासन, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और एन चंद्रशेखरन जी अध्यक्ष हैं टाटा सन्स के या कहें टाटा ग्रुप के। और अभी कल मैंने आपको बताया था टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के भी एन चंद्रशेखरन को बनाया गया है। तो टीसीएस ये था, जैसा कि मैंने आपको बताया, दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है पूरी दुनिया की। भारत की तो सबसे बड़ी आईटी कंपनी है ही ये, एसेंचर के बाद ये दूसरा नंबर आता है। अगला, 15 मई को कहां पर देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 शुरू हुआ? तो दोस्तों 15 मई को अभी नई दिल्ली में शुरू हुआ है भारत का सबसे बड़ा स्किल प्रोग्राम इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024। तो ये इंडिया स्किल कंपटीशन है, इसमें जितने भी जो स्किलफुल लोग हैं, जो बहुत प्रकार के स्किल्स जानते हैं, वो आएंगे यहाँ पर और उनकी प्रतियोगिता होगी, कंपटीशन होगा और जो जीतेगा उसे वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में भेजा जाएगा इंडिया को रिप्रेजेंट करने। तो ये इंडिया स्किल कंपटीशन हो रहा है, ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है 15 से 18 मई तक। ठीक है जी, इसमें 61 टाइप की कौशल प्रतियोगिताएं होंगी, इसमें लोग पार्टिसिपेट करेंगे और जो जीतेगा उसमें विजेताओं को लियोन फ्रांस में जो होने वाला है, जो सितंबर 2024 में होगा वर्ल्ड स्किल कंपटीशन, उसमें भेजा जाएगा भारत को रिप्रेजेंट करने। फिर वहां पर देखा जाएगा कौन जीता क्या जीता। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ा इवेंट है और लार्जेस्ट स्किल प्रोग्राम है इंडिया का। अगला, हाल ही में रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने मझगांव डाक लिमिटेड की वर्षगांठ पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? मझगांव डाक शिपयार्ड्स लिमिटेड ये दोस्तों 250 वर्ष अपने पूरे कर चुका है। जानकर आपको हैरानी होगी, इसको स्थापित हुए 250 वर्ष हो गए हैं। पिछले 250 वर्षों से ये देश की सेवा कर रहा है और इसके 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर 250 रुपए का सिक्का जारी किया गया। स्मारक सिक्का है ऑब्वियसली, मतलब इसको मार्केट में नहीं चलाया जाएगा, स्मारक के रूप में रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्मारक सिक्का लॉन्च किया गया है। 14 मई को इसने अपने 250 वर्ष पूरे किए हैं स्थापना के। मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड ये मुंबई के मझगांव में स्थापित हुआ था 1774 में और 1934 में आकर के इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया। 1960 में जब देश आजाद हो ही चुका था तब इसको नेशनलाइज कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण इसका कर दिया गया। क्लियर है ना? तो गिरधर अरमाने जो कि रक्षा सचिव हैं, ये गए थे यहाँ पर स्मारक सिक्का लॉन्च करने। अच्छा, एक और जरूरी बात, करंट अफेयर की जो लाइव सीरीज चल रही है डेली 6 PM पर, आप सब लोग जुड़ा कीजिए और जो लोग नहीं जुड़ पाते हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के एपिसोड्स देख लिया कीजिए। तो 3 क्लास हो चुकी है इसकी और जिसमें हम लोग 150 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। ऐसे ये क्लास 10 क्लास होने वाली हैं और 10 क्लास में हम लोग पूरा कवर करेंगे जनवरी से मई तक का करंट अफेयर। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा जरूर, बड़ी जबरदस्त क्लास हो रही है। अगला, हाल ही में भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 85वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर दोस्तों बन गए हैं पी श्याम निखिल। अब ये तो देखो 2012 में, एक्चुअली मैं पूरा कहानी में आपको बताऊं, देखो ग्रैंड मास्टर बनने के लिए 2500 ELO पॉइंट स्कोर करना होता है, साथ ही साथ 3 GM क्राइटेरिया क्वालिफाई करना होता है। तो 3 GM यानी ग्रैंड मास्टर क्राइटेरिया में से ये
2500 येलो पॉइंट भी कंप्लीट कर लिए थे और 2 जीएम क्राइटेरिया हासिल कर लिए थे। लेकिन एक जीएम क्राइटेरिया के लिए इनको 12 साल से ज्यादा का इंतजार करना पड़ा। सोचो, एक जीएम और पा गए होते तो ये उसी टाइम 2012 के टाइम ही ये हो जाते ग्रैंड मास्टर। लेकिन देखो, जब होना होता है तभी होता है। तो ये दुबई पुलिस मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2024 में तीसरा और अंतिम अपना जीएम मानदंड हासिल किए और उसके बाद इनको ग्रैंड मास्टर का उपाधि मिला, या कहें कि ग्रैंड मास्टर की ये पदवी पर पहुंचे। भारत के 50वें ये शतरंज ग्रैंड मास्टर इस प्रकार से बन गए। तमिलनाडु के रहने वाले हैं पी श्याम निखिल। 2012 में 2 जीएम और 2500 ईएलओ रेटिंग प्राप्त किए थे, लेकिन अभी तीसरा वाला अब प्राप्त हुआ है। अच्छा, अभी हाल ही में वैशाली रमेश बाबू को तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ये सारी डिटेल इंग्लिश में भी रहती है और ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर और अपने एमजेटी ऐप पर दिया करता हूँ। तो टेलीग्राम पर जा करके एमजेटी एजुकेशन सर्च करो और वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ भी मिल जाएंगी एक जगह पर। और इसके अलावा आप एमजेटी ऐप पर जा करके इसकी क्विज और पीडीएफ दोनों प्राप्त कर पाओगे। तो एमजेटी ऐप भी इंस्टॉल करके रखो, ठीक है जी। अगला, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में शीर्ष पर कौन है? तो सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आई, इसमें दुनिया भर के 2000 इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया और हर बार की तरह इस बार भी भारत की स्थिति बहुत खराब रही। यहाँ पर भारत के जो हाईएस्ट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें जो टॉप पर रहा वो आईआईएम अहमदाबाद रहा, भारत में टॉप पर, ठीक है ना। लेकिन इसकी रैंक कितनी है? ओवरऑल 2000 में इसकी रैंक है 410वीं। सोचो, भारत में जो टॉप का इंस्टीट्यूट है वो विश्व में 410वें स्थान पर है। तो ये विश्व के शीर्ष 2000 संस्थानों में सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में बात बताई गई। इसके अलावा भारत के और कौन कौन से संस्थान इसमें रहे? भारत के टोटल 64 इंस्टीट्यूट जो हैं या यूनिवर्सिटीज कह सकते हैं, ये 2000 संस्थानों में शामिल थे, जिनमें टॉप की अगर बात करें तो आईआईएम अहमदाबाद सबसे बढ़िया पोजीशन में भारत में रहा 410वें पर, फिर आईआईटी बॉम्बे 568वें पर, आईआईटी मद्रास 582वें पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु 501वें पर रहा। यानी कि भारत में दूसरी सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु है और तीसरे नंबर पर ये है, चौथे पर ये है, ठीक है ना। ये पहले पर है इंडिया में। चलिए, तो 13वें वर्ष लगातार टॉप पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रही, ये भी ध्यान रखिएगा। ये लगातार 13 साल से टॉप पर बने आ रहे हैं। अगला देखते हैं। हाल ही में महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में, सिंगल रैंकिंग में टॉप 25 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं दोस्तों मनिका बत्रा। मनिका बत्रा आप जानते हो, फेमस टेबल टेनिस की ये खिलाड़ी हैं। इनकी रैंक हो गई है 24वें रैंक पर आ गई हैं और अपने कैरियर की सबसे हाईएस्ट रैंकिंग पर हैं ये। इसके अलावा ये भारत में अभी तक के टेबल टेनिस के किसी खिलाड़ी के सबसे हाईएस्ट रैंकिंग की बराबरी कर ली है। भारत में जी सत्यन जो थे, ये 5 साल पहले एक रिकॉर्ड बनाए थे जब ये पहुंचे थे 24वीं रैंक पर। अब ये 24वीं रैंक की बराबरी कर ली है मनिका बत्रा, ठीक है, अपनी हाईएस्ट पर चल रही हैं। मनिका बत्रा जो है ये कॉमनवेल्थ गेम में 2018 में ये व्यक्तिगत श्रेणी में भी और टीम श्रेणी में भी गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी मिला था इनको। तो ये 24वीं रैंक पर पहुंची हैं। आगे देखते हैं। उत्तरी सिक्किम के नागा और रंगरंग गांवों को आवश्यक सहायता और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी उत्तरी सिक्किम के नागा और रंगरंग गांवों के आवश्यक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए और जो भी सहायता है वो प्रोवाइड करने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना चलाया है। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन सद्भावना चलाया है। अभी सभी ऑपरेशन को मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल यहाँ पर देखिए, सिक्किम में इंडियन आर्मीज त्रिशक्ति कॉर्प्स, जो इंडिया आर्मी की त्रिशक्ति कॉर्प्स है, उसने प्रोवाइड किया है रिलीफ एंड मेडिकल एड टू नॉर्थ सिक्किम विलेजेस, उत्तरी सिक्किम गांवों में। अच्छा, इसके लिए ऑपरेशन सद्भावना इन्होंने चलाया, लेकिन बाकी जो बहुत सारे ऑपरेशन भारतीय सेना ने किए, जब कभी किसी को लाना हो, कभी किसी को इवैक्यूएट करना हो या किसी की हेल्प करना हो, तो वहां पर कौन कौन सा अभ्यास हुआ, कौन कौन सा अभियान हुआ, ये हम लोग देख लेते हैं। जैसे अभी ऑपरेशन इंद्रावती हुआ था, इसमें हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया, इसमें यूक्रेन से भारतीयों को निकाला गया। ऑपरेशन देवी शक्ति के जरिए अफगानिस्तान से हम लोगों ने निकाला भारतीयों को। ऑपरेशन कावेरी के जरिए सूडान में फंसे भारतीयों को निकाला गया।
और ऑपरेशन करुणा के जरिए म्यांमार में आए मोचा तूफान से प्रभावितों को बचाया गया। ऑपरेशन अजय के जरिए इजराइल और गाजा से भारतीय नागरिकों को निकाला गया। जब हमास ने अटैक किया था तब उस टाइम पर जब इजराइल और गाजा के बीच में शुरुआत हुआ था ये युद्ध तब। ऑपरेशन दोस्त, जब तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था तो भूकंप प्रभावितों की मदद करने गया था इंडिया। ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री के जरिए हम लोगों ने बहुत सारे पड़ोसी देशों को कोविड वैक्सीन पहुंचाई। ऑपरेशन मैत्री जो है नेपाल में भूकंप प्रभावितों की मदद के लिए किया गया, ठीक है ना। तो ये जो है कुछ ऑपरेशन है भारतीय सेना के द्वारा और भारत के द्वारा चलाए गए समय समय पर, जिससे लोगों को सहायता पहुंची, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। अगला और लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेखिका एलिस मुनरो का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? नोबेल पुरस्कार आप जानते हो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और उन 6 क्षेत्रों का ये सर्वश्रेष्ठ सम्मान होता है। तो साहित्य का नोबेल इन्हें मिल चुका था और इनका अभी निधन हो गया है, एलिस मुनरो को। एलिस मुनरो 2013 में ये नोबेल पाई थी साहित्य का, ठीक है। ये है एलिस मुनरो। अभी 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, 2009 में ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी पा चुकी थी। 3 बार ये फिक्शन के लिए गवर्नर जनरल पुरस्कार भी पा चुकी थी। इनकी अभी अंतिम कृति आई थी डियर लाइफ। तो इनका अभी निधन हो गया है, क्लियर है। तो ये थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है तो शेयर कर दिया करो भाई। शेयर करने में क्या चला जाता है, अगर आप शेयर करोगे अच्छी चीज तो अगला बंदा भी आपको वो कभी न कभी कुछ अच्छी चीज मिलेगी तो वो शेयर करेगा। आप लोग ऐसा सोचते हो हम नहीं शेयर करेंगे, हम अच्छी चीज क्यों बताएं अपने कंपटीटर को, कंपटीशन बढ़ जाएगा। अरे भाई, आप अच्छी चीज भेजोगे तो वो लोग भी कभी ना कभी अच्छी चीज आपको भेजेंगे, ठीक है ना। म्यूचुअल से ही आप आगे बढ़ोगे, यहाँ म्यूचुअल फंड की बात नहीं हो रही है। अप्रैल की ई बुक आ चुकी है, इसको अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो और भी बहुत कुछ आपके लिए आने वाला है। फिलहाल आप इंतजार कीजिए और शाम वाली जो डेली लाइव क्लास होती है उसको आप ज्वाइन कीजिए, उसमें आप रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि 6 PM पर जो क्लास हो रही है ना, उसमें जनवरी से लेकर के मई तक का आपका रिवीजन कराया जा रहा है बहुत ही शानदार तरीके से। तो आप लोग उसे जरूर देखा कीजिए, अटेंड कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। फीफा का हेडक्वार्टर निम्न में से कहां पर है, ये पूछा गया था। तो ज्यूरिख में इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन स्थापना पेरिस में हुई थी 1904 में। माउंट एवरेस्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में सागर माथा कहते हैं, तिब्बत में चोमोलुंगमा कहते हैं, हालांकि तिब्बत अब चीन का पार्ट हो गया है। भारत में माउंट एवरेस्ट कहते हैं। उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है प्रसिद्ध पुस्तक सहृदयालोक लोकन, इसके लेखक कौन है? कमेंट करके बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक कुल कितनी बार भारत सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीत चुका है, ये भी बताइएगा। कल ही मैंने दोनों क्वेश्चंस के आंसर बताए थे, कल की वीडियो देखे होंगे तो आप जरूर आंसर कर पाएंगे। तो बस फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में। इन सब वीडियो की PDF जो है ये आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, क्विज आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी MGT ऐप पर। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप पर वन लाइनर भेजा जाता है, तो व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।